माँ दुर्गा ने बौनी बहू से लगवाई मेहंदी। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती ओ मैया, हम सब उतारें तेरी आरती। बोलो अम्बे माता की जय। देवी मैया, मेरी बेटी की शादी में बहुत अड़चन आ रही है। अब तो कोई अच्छा रिश्ता भिजवा दीजिए आप। मैं गरीब और कितना संघर्ष करूंगा। दरअसल अरविंद एक गरीब पिता था जिसने अपनी बेटी आरुषि को बड़ी मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा किया था। वैसे तो आरुषि बड़ी संस्कारी लड़की थी, लेकिन कद से वह बौनी थी, जिस वजह से कभी उसकी अच्छी लड़कियों से न दोस्ती हुई, न लोगों ने उसे सम्मान दिया। हमेशा हर वक्त मजाक उड़ाया। फिर बड़ी होने के बाद आरुषि की शादी में भी कठिनाई आने लगी, और फिर दुर्गा माँ की कृपा से अरविंद के पास लाजो नाम की औरत के बेटे निशांत का रिश्ता आता है। अजी समधी जी, देखिए मेरा बेटा निशांत दिखने में बहुत अच्छा और कमाता भी अच्छा है। अब आप बताइए मेरे बेटे के लिए आप कितना दहेज दे सकते हैं? मेरा मतलब आप जानते हैं, आपकी बेटी बौनी है, आसानी से कोई शादी नहीं करता। लड़कियों से फिर भी मैं तैयार हूँ, और ये सारी सुख सुविधा आपकी बेटी को ही मिलेगी। जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, पर मेरे लिए दहेज जुटाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, कुछ अच्छा पाने के लिए खोना तो पड़ता है, और ये सब आपकी बेटी के लिए ही है। हम तो जी रहे हैं, जैसे भी जी रहे हैं। अब आप सोच लीजिए, आपको ये रिश्ता मंजूर है या नहीं, या हम चले? अरे नहीं नहीं समधी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे यह रिश्ता मंजूर है, मैं दहेज दूंगा। आप शादी की तैयारी कीजिए। नमस्ते ससुर जी, अब हम चलते हैं। जीते रहो बेटा। फिर वो सब चले जाते हैं और नम आंखों से आरुषि कहती है, पिताजी आप मेरे दहेज के लिए इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? आप जानते हैं ना, दहेज देना और लेना दोनों गलत है। क्या हो गया अगर मैंने शादी नहीं की तो? आरुषि बेटी, ऐसे नहीं बोलते। तू कुछ जानती भी है? अगर जवान लड़की की शादी ना हो तो समाज कितना ताने देने लगता है। और मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। तेरे लिए दहेज भी देना पड़े तो मुझे मंजूर है। तेरी जिंदगी संवर जाएगी। परिवार तो अच्छा है ना बेटा। भावुक होकर आरुषि अपने पिता के गले लग जाती है। अच्छा पिताजी, मैं शाम को आती हूँ, मुझे मेहंदी लगाने के लिए जाना है। ठीक है बेटा, पर तू कुछ खा तो ले। सारे दिन बस मेहंदी लगाती रहती है, कुछ खाती ही नहीं है। आप तो जानते हैं ना पिताजी, मुझे मेहंदी लगाने का कितना शौक है। भूख प्यास का पता ही नहीं चलता। हाँ हाँ जानता हूँ। फिर भी वैसे भी अब तेरी शादी के दिन ही कितने बचे हैं। अब तेरे हाथों में मेहंदी लगेगी। मुझे तेरे साथ वक्त भी तो गुजारना है। हाँ पिताजी। फिर दोनों बाप बेटी एक दूसरे को अपने हाथ से खाना खिलाते हैं। तत्पश्चात आरुषि मेहंदी लगाने चली जाती है। अधिकतर लोगों को बौनी आरुषि के मेहंदी के डिजाइन काफी पसंद आते हैं, और वो कुछ हद तक मशहूर थी। जितने भी उसे मेहंदी से पैसे मिलते थे, आधे पैसों को वो जोड़ती थी और आधे पैसों से वो घर का राशन ले आती थी। एक दिन वो पेड़ के नीचे बैठकर संतोष की मेहंदी लगा रही थी। दिल से बंधी एक डोर जो दिल तक जाती है, प्यार के बंधन बांधे जाती है। वाह वाह ऋषि, तुम तो मेहंदी लगाने के साथ अच्छा भी गा लेती हो। हाँ, वो थोड़ा काम करते वक्त गुनगुनाना भी अच्छा लगता है। सही है, ये लो पैसे, अब मैं चलती हूँ। अच्छा आरुषि, अब मेरे मेहंदी लगा दो, मैं बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ। ये सुनकर आरुषि उसके मेहंदी लगा देती है। कुछ दिनों बाद अरविंद अपनी बेटी की शादी के कामों में जुट जाता है, और जैसे तैसे एक्स्ट्रा घंटे काम करके वो पैसे कमाता है, और बैंक से बचे कुचे पैसों को अपनी बेटी की शादी में लगा देता है, और समधियों के हाथ में पैसे रख देता है। फिर विदाई होने के बाद आरुषि अपने ससुराल में पहुंचती है, जहां सास लाजो मुंह सड़ाकर उसका गृह प्रवेश करती है। क्यों री, तेरे बाप ने बचपन में दूध दही नहीं खिलाया पिलाया जो गिट्टी सी रह गई है? जरा देख तो मेरे बेटे के आगे कितनी बच्ची लग रही है। माँ जी, पिताजी ने तो खूब खिलाया पिलाया है, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे किसकी चलती है? हाँ हाँ, बढ़ाई। चल अंदर आ जा अब।
बौनी कहेंगी, सब थक गए हैं, चाय बना कर ला। हाँ बहू, थोड़ा चाय में अदरक जरूर डाल देना। जी पापा जी। फिर आरुषि सबको चाय बनाकर पिला देती है। अगले दिन आरुषि देवी माँ की पूजा करके सर्वगुण संपन्न बहू की तरह घर के काम करने लगती है। जहाँ उसे रसोई में काम करने में थोड़ी कठिनाई आती है, पर वह स्टूल लगाकर काम कर लेती है, जिससे सास उसका बहुत मजाक उड़ाती है। वहीं निशांत भी कुछ खास अपनी पत्नी को पसंद नहीं करता था। और फिर धीरे धीरे आरुषि को दहेज के इतने ताने दिए जाने लगे, साथ ही उसके पूजा पाठ से लाजो को काफी परेशानी होती थी। फिर एक दिन उसे घर से ही बाहर कर दिया। माँ जी, पापा जी, मुझे आप घर से बेघर क्यों कर रहे हैं? आखिर मुझसे गलती क्या हो गई? अरे तो पूरी की पूरी गलती है, बौनी कहेंगी। और कौन सा तेरे बाप ने अच्छा खासा दहेज दिया है? तेरे दहेज के पैसे खत्म, अब तू यहाँ से निकल। मैं अपने बेटे की अच्छी अमीर लड़की से शादी करूंगी, हमें तेरी जरूरत नहीं है। और लौट कर यहाँ आने की जरूरत नहीं है। इस बात से आरुषि को बहुत धक्का लगता है और वो इधर उधर भटकने लगती है। 2 दिन उसे बिना खाए पिए हो जाते हैं और वो मंदिर की सीढ़ियों पर लेट जाती है। और फिर उसे एक खाली जगह मिलती है जहाँ वो घास फूस और लकड़ी से बनाकर उस घर में रहती है और देवी मैया की मिट्टी से मूर्ति बनाकर स्थापित करती है। दुर्गा माता, मेरी प्रार्थना सुनो। ऐसी हालत में मैं पिताजी के पास नहीं जा सकती थी, अब आप ही मेरा सहारा हो। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। भूख लग रही है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, बाहर जाकर कुछ देखती हूँ। आरुषि बाहर भटकती है, सिग्नल पर भीख मांगती है, जिससे उसे 40-50 रुपए मिल जाते हैं। सोच रही हूँ इन पैसों से लोगों के हाथों पर मेहंदी लगा दूं, क्योंकि मुझे तो बस एक यही काम आता है। फिर इससे जो पैसे मिलेंगे मैं अपना पेट पाल लूंगी। फिर आरुषि मेहंदी लाने के बाद दुर्गा माता का नाम लेकर सिग्नल पर मेहंदी के लिए आवाज लगाती है। सुबह से शाम हो जाती है, पर कोई उसके बौनेपन के कारण उससे मेहंदी नहीं लगवाता, जिससे वो उल्टे पांव वापस आकर माता रानी के सामने रोती है। दुर्गा माता, मैं क्या करूं? मुझे जो पैसे मिले थे मैंने उससे कुछ भी नहीं खाया, अब मैं क्या करूं? मैं इतनी बौनी क्यों हूं? कोई मुझे पसंद नहीं करता, इसी कारण माँ जी ने मुझे घर से बेघर कर दिया। वो इतना कहती है कि उसके घर पर 5 औरतें आती हैं। सुनो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम मेहंदी लगाती हो ना? क्या हम 5 के लगा दोगी? हाँ, वो क्या है ना, कब से हमने मेहंदी नहीं लगाई है। दुर्गा मैया ने मेरी प्रार्थना सुन ली। हाँ, आप आइए, मुझे बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती है। फिर 2 घंटे में ही आरुषि 5 औरतों के मेहंदी लगा देती है और वो 5 दिव्य रोशनी में अपने असली रूप में आती हैं, जो कि 5 देवी थीं। पुत्री, मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति से प्रसन्न हूँ, इसलिए भविष्य में तुम्हें अब कभी भी गरीबी नहीं झेलनी पड़ेगी। हाँ पुत्री, हम 5 तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारी मेहंदी का काम बहुत मशहूर हो जाएगा और तुम अपने जीवन में सदा खुश रहोगी और कोई तुम्हें बौनी कहकर अपमानित नहीं कर पाएगा और हमारी कृपा हमेशा तुम पर बनी रहेगी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, आप 5 माता रानी मेरे घर पर साक्षात आई हैं और आपने मुझसे मेहंदी लगवाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माता रानी। मेरी पुत्री इतनी तकलीफ में थी, मैं भला कैसे नहीं आती। हमारे चलने का समय हुआ, तथास्तु। इतना कहकर 5 माता रानी अदृश्य हो जाती हैं। फिर दुर्गा माता की कृपा से उसका मेहंदी का काम अच्छा चलने लगता है। दूर दूर से लोग उससे मेहंदी लगवाने आते हैं। वो एक मशहूर मेहंदी आर्टिस्ट बन जाती है। फिर एक दिन उसके ससुराल वाले उसकी बड़ी बड़ी फोटो देखकर उसके पास आते हैं। बहू, मेरी बच्ची, मुझे पहचाना तूने? तेरी सास। बेटा मुझे माफ कर दे, तू तो बहुत बड़ी कलाकार बन गई, घर वापस आ जा। हाँ आरुषि, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, वापस आ जाओ।
हाँ बहू, चलो ना। बिल्कुल भी नहीं। अब आप क्यों आए हैं? मैं तो बौनी हूँ ना। मेरे पिताजी ने कितनी मुश्किल से दहेज के लिए पैसा जुटाया और आपने मुझे सड़क पर भटकने के लिए छोड़ दिया। मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। चले जाइए यहाँ से। इस तरह आरुषि अपने ससुराल वालों को दहेज लेने का सबक सिखाती है और दुर्गा माता की कृपा उस पर बनी रहती है। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन में कभी दुखी मत होइए। और हाँ, दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध होता है। गरीब माता पिता कुंती और प्रताप अपनी दोनों बेटियों की शादी करने के लिए पूर्वजों का खेत बेच देते हैं। हाल ही में 2 दिन पहले कमला और महेश के दोनों बेटे दीपक और रुद्र का रिश्ता प्रताप की दोनों बेटियां सुप्रिया और आकांक्षा से जुड़ जाता है। शाम को कुंती कहती है, अजी सारी तैयारी तो हो चुकी है, इतने पैसों से मानेंगे नहीं इनके ससुराल वाले। देखो कुंती, परेशान मत हो। हमारी जितनी गुंजाइश थी हम उतना कर रहे हैं, बाकी हाथ जोड़ लेंगे। इसलिए दोनों बेटी की शादी एक साथ कर रहा हूँ, क्योंकि अब गंवाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप सही कहते हैं माँ, हम दोनों बहनों ने मिलकर 20,000 रुपए जोड़े थे, वो भी काफी लंबे समय से सिलाई करके। ये भी आप रख लीजिए अगर आपको जरूरत पड़ी तो। हाँ माँ, पिताजी ले लीजिए। अरे मेरी बच्चियों, ये तुम क्या कर रही हो? बेटियों के पैसे नहीं लेते माता पिता। ये सब हम दोनों ने आपकी बदौलत ही कर पाया है। अगर आप हमें सिलाई नहीं सिखाती तो और कौन करता? इस पर तो आपका ही हक बनता है। अगर हम आपकी बेटी की जगह बैठे होते तो क्या आप मना कर देती? देख रही हो कुंती, हमारी दोनों बेटियां कितनी बड़ी हो गई हैं। जी सयानी हो गई हैं, इसीलिए तो शादी कर रहे हैं। देखना, अपने ससुराल में भी सबको खुश रखेंगी। हाँ वो तो है। देखो माँ, मैंने अपने हाथ से आपके लिए हमारी शादी में पहनने के लिए साड़ी और ब्लाउज तैयार किया है, और मैंने पिताजी के लिए कुर्ता सिला है। बहुत सुंदर है मेरी बच्चियों, बहुत सुंदर। फिर दोनों बेटियां अपने माता पिता को बिठाकर उनसे बहुत सारी बातें करती हैं। ऐसे एक हफ्ता गुजर जाता है। दोनों बेटियों की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, जहां ढोलक शहनाइयां बजती हैं और दोनों बहनों के हल्दी के बाद मेहंदी की रस्म होती है। अगले दिन सुप्रिया आकांक्षा की दीपक और रुद्र के साथ धूमधाम से शादी हो जाती है। फिर लालची सास कमला अपनी दोनों बहू का गृह प्रवेश करती है। आओ आओ गरीब की महारानियों, आओ, तुम्हारा स्वागत है। चलो चलो घर में घुसो, और एक बात कान खोलकर सुन लो, टाइम की मैं बहुत पाबंद हूँ। किसी भी चीज में कमी मुझे पसंद नहीं आती, तो घर की जिम्मेदारी बराबर निभाना। जी माँ जी, आप निश्चिंत रहिए, हम सारा काम अच्छे से संभाल लेंगी। मुंह चलाने से कुछ नहीं होगा। गरीब की बेटियों, देखो शादी का कितना फैलावा है, जाकर ये समेट लो, फिर सोना, समझी तुम? जी माँ जी, हम अभी करते हैं। और ये अपनी मनहूस शक्ल क्यों दिखा रही हो? चुपचाप से दोनों बहू घूंघट कर लो। तुम्हारा घूंघट कभी हटना नहीं चाहिए इस घर में, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सास के बर्ताव से दोनों बहनों को इतना अंदेशा तो लग जाता है कि सास उनके आने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और बहुत ही खड़ूस व्यवहार की थी। कमला की बात सुन दोनों बहनें घूंघट कर लेती हैं और लहंगे के जोड़े में आते ही घर की सफाई करने लगती हैं और सामान को समेट देती हैं। सुप्रिया, माँ जी कितनी गुस्से वाले स्वभाव की हैं, देखा तुमने? हाँ ये तो है, मुझे तो माँ जी से बहुत डर लग रहा था। क्या हर नई बहू के साथ उसकी सास ऐसे ही करती है? क्या पता, पर अब हमें माँ जी की बात तो माननी ही होगी ना। एक तो थकान भी हो रही है। जल्दी से इस सामान को उठा लेते हैं, फिर चलते हैं। लगभग सारा काम तो हो ही गया है। फिर दोनों बहू हॉल की सफाई करके कमला के पास जाती हैं और उसकी मंजूरी से जाकर वापस अपने कमरे में सो जाती हैं। सुबह उठकर दोनों अपने पति से बात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो चिढ़कर बिना खाना खाए ऑफिस चले जाते हैं। फिर दोनों बहू घूंघट में घर की सफाई करती हैं, जिससे उन्हें प्रॉब्लम भी होती है। एक बार तो आकांक्षा का सर दीवार में लग जाता है, तो वहीं सुप्रिया का सब्जी काटते वक्त हाथ कट जाता है। तभी घूंघट हटाकर आकांक्षा कहती है, अरे तेरी तो बहुत ज्यादा चोट लग गई है, ध्यान से करना था ना। क्या करूं, माँ जी के घूंघट की वजह से बड़ी मुश्किल से काम हो पाता है। हाँ ये तो है। तभी कमला दोनों बहू को बिना घूंघट के देखकर गुस्से में कहती है, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई घूंघट हटाने की? कल साफ साफ लफ्जों में मना कर दिया था ना मैंने। माँ जी, वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, हाथ कट गया था, इसलिए थोड़ी देर के लिए घूंघट हटा दिया।
हाँ माँ जी, माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। गरीब की औलाद, तुम्हारे माँ बाप ने पैसे भी नहीं दिए, पहले दिन ही अपने रंग दिखा दिए। माँ जी, आप अच्छे से जानती हैं हमारे पिताजी ने आपको दहेज देने के लिए पुरानी जमीन बेच दी, फिर भी आप ऐसे कह रही हैं। तेरी ये मजाल, अभी बताती हूँ तुझे। फिर कमला आकांक्षा के बाल पकड़कर खींचती है और धक्का मारकर चली जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। सास और पति दोनों ही आकांक्षा और सुप्रिया पर अत्याचार करते थे। दोनों को नौकरानी की तरह रखते थे। वहीं दोनों को सिलाई करने का बहुत शौक था। कमला दोनों को वो भी नहीं करने देती थी और पैसों की तंगी के कारण दोनों बहू को गरीब होने की वजह से घर से बेघर कर देती है। माँ जी, हमें इस घर से बाहर मत निकालिए, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पिताजी ने सारी जमा पूंजी आपको दे दी। ए, बकवास बंद कर और निकलो यहाँ से, गरीब कहीं की। फिर रोती हुई दोनों बहन भटकने लगती हैं। 4 दिन बीत जाते हैं। कभी मंदिर से खाना खा लेती हैं तो कभी पानी पीकर रह जाती हैं। सुप्रिया, हम कहाँ जाएं ऐसी हालत में? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आकांक्षा। माता पिता के पास भी नहीं जा सकती। चलकर हम कोई काम ढूंढ लेते हैं सिलाई का। फिर दोनों बहनें काम की तलाश में इधर उधर भटकती हैं और आखिरकार एक टेलर के पास उन्हें अपने लिए काम मिल जाता है। अच्छा, तुम दोनों को काम आता है? अच्छे से कपड़े सिल लेती हो ना? हाँ हाँ, हमें बहुत अच्छे से सिलाई आती है, हम आपको निराश नहीं करेंगे। अच्छा, तो तुम दोनों एक नया डिजाइनर सूट और ब्लाउज सिल के दिखाओ तो मैं जानूं। जी, हम अभी करते हैं। फिर दोनों बहनें टेलर की आकांक्षा से भी ज्यादा अच्छी सिलाई करती हैं, जिससे वो बहुत खुश होता है। अरे वाह, तुम दोनों बिटिया ने तो बहुत नया डिजाइन का ब्लाउज और सूट सिला है। मेरे पास एक बड़ा ऑर्डर आया है अमीर घर से, 40,000 रुपए का एक पीस है। अगर वो खुश हो गए तो मैं तुम्हें बड़े बड़े ऑर्डर दिया करूंगा दोनों को। सच अंकल जी, आपका बहुत शुक्रिया। फिर दोनों बहनें बड़े बड़े घर के महंगे सूट, सलवार, ब्लाउज और नए डिजाइन से सिलती हैं, जिससे टेलर के और ज्यादा ग्राहक बढ़ते हैं और उसे बहुत सारे ऑर्डर आते हैं। इसीलिए वो दोनों बहनों को हमेशा के लिए बड़े ऑर्डर सौंप देता है, जिसका आधा पैसा उन दोनों को मिलता है। देखते ही देखते दोनों बहनें मेहनत से काफी मशहूर दर्जी बन जाती हैं, जिसके बाद वो अपनी दुकान खोल लेती हैं और छोटी छोटी लड़कियों को भी सिलाई सिखाती हैं। अरे बेटा, ये पक्की सिलाई होती है, तुम्हें कच्ची करनी थी। और रिया, तुम गले का नया डिजाइन बनाकर दिखाओ। जी दीदी, सुनिए, मैंने आप दोनों बहनों का बहुत नाम सुना है। क्या मेरे लिए डिजाइनर गाउन बना देंगे, जैसे मनीष मल्होत्रा के होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप फिक्र मत कीजिए, हमारे यहाँ बड़े बड़े ब्रांड के कॉपी भी सस्ते दाम में बनाए जाते हैं। सच? ये तो बहुत अच्छी बात है। कब मिल जाएगा? बस 2 दिन में मिल जाएगा। आकांक्षा, देख रही हो ना तुम, कहाँ हमारे पास एक वक्त का खाना भी नहीं था और आज लाखों रुपए कमा रहे हैं। हमारी दर्जी की सिलाई आज हमारे मुश्किल समय में काम आ गई। ये तो है, अभी तो हमें और ऊंची उड़ान भरनी है। इस तरह दोनों बहनें और भी अच्छे और महंगे डिजाइनर कपड़े सिलती हैं। अपनी तरक्की से दोनों ने एक बड़ा घर भी बनवा लिया था। उनकी गिनती बड़े बड़े फैशन डिजाइनर के बीच होती थी, जिससे टीवी पर दोनों बहनें आने लगी। ये देखकर दोनों की ससुराल वाले, सास ससुर और उसके पति उनके स्टूडियो में पहुंच जाते हैं। बहू, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। पता नहीं वो कौन सा मनहूस दिन था जब मैंने तुम दोनों को बाहर निकाल दिया, पर तुम दोनों तो हीरा निकली, हीरा। हाँ बहू, वापस आ जाओ, कुछ समय के लिए हम लालची हो गए थे। वापस आ जाओ, हमें तुम्हारी कदर हो गई है। हम क्यों आए? हम तो गरीब थे ना। आप लोगों का जब मन चाहा घर से कचरे की तरह बाहर निकाल दिया और आप बुला रहे हैं क्योंकि हम मशहूर हो गए हैं। हमें वापस उस घर में नहीं लौटना। चले जाइए यहाँ से, हम कभी आपको माफ नहीं कर पाएंगे। सिक्योरिटी गार्ड, इन्हें बाहर कर दो। सिक्योरिटी गार्ड उन्हें बाहर कर देता है। इतने में एक कार से कमला का एक्सीडेंट हो जाता है और ये दोनों बहू से देखा नहीं जाता और वो उन्हें हॉस्पिटल ले जाती हैं। होश आने के बाद दोनों बहू माफी मांग कर कहती हैं, माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। हम भी सारी बातों को भुलाकर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। सच ऐसा है तो मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से स्वागत करूंगी। 2 दिन बाद कमला ठीक हो जाती है और वो अपने दोनों बहू का बहुत अच्छे से गृह प्रवेश करती है, जिसके बाद वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।